हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल्स। ये आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि ये वॉल्यूम 2 में आती है। इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने से पहले 7.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या फॉर्मूलेज हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक बेसिक सी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूं। आप जब इस वीडियो को देख लोगे और उसके बाद 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करोगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वो बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा बेसिक, दैट इज इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, ये इंटीग्रेशन ही क्या होता है और 7.1 में कैसे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 7.1, या फिर मैं कहूं ये वीडियो आपके लिए एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन होने वाला है 7.1 का। ओके, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर है क्या। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो 12th क्लास में आपको पढ़ना है कैलकुलस। उस कैलकुलस में आपने पढ़ा है डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन सबको पढ़ा और बहुत अच्छे से और बहुत ही मजेदार तरीके से उन्हें फिनिश भी किया। राइट, अब बारी है इंटीग्रल कैलकुलस की। थोड़ा सा डिफरेंट है ये टॉपिक, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड भी है। 3 चैप्टर्स हैं आपके इंटीग्रल कैलकुलस में जिसे आपको टारगेट करना है। पहला आता है इंटीग्रल्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये इंटीग्रल्स क्या होता है, एक फाउंडेशन डालते हैं। राइट, सो व्हाट इज इंटीग्रल्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस चैप्टर नंबर 7 में इंटीग्रल्स के ना आप 2 टाइप पढ़ने वाले हो। ठीक है, इंटीग्रल्स क्या है वो तो हम बहुत डीप में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आप ये चीज ध्यान में रख लो कि इस चैप्टर में आपको इंटीग्रल्स 2 टाइप के पढ़ने हैं। पहला आता है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा आता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। राइट, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो बहुत ही बेसिक सा एक डिफरेंस है कि जो भी आपके इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स को। ओके, और डेफिनिट इंटीग्रल्स के थ्रू हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ डिफरेंट वेरियस कर्व्स के। ओके, यहाँ पे यही जो चैप्टर नंबर 8 है ना आपकी बुक में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये इसी पे बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं 3 चैप्टर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, सो दैट आगे आने वाले वो 2 चैप्टर्स और हैं उनको आप बहुत अच्छे से गो थ्रू कर सके। राइट, ओके मैम, तो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि इंटीग्रल में हमें 2 टाइप के इंटीग्रल्स पढ़ना है, जिसमें पहला आता है डेफिनेट और दूसरा आता है इनडेफिनेट। और सबसे पहले हम क्या टारगेट करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब आप हमें ये बता दो कि ये इंटीग्रल है क्या। डिफरेंशिएशन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, हमें पता है डिफरेंशिएशन के केस में एक बार थोड़ा सा अपन डिफरेंशिएशन को भी याद कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के केस में मैम हम ये समझ गए थे कि हम डी बाय डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को। राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन क्या होता है, वो सब चीजें हमने बहुत अच्छे से देखा था, और वहां बहुत ही ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डी बाय डी एक्स, या फिर कभी कभी आप लोग इस तरीके से एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। राइट, याद आया, ये तो अब तक आपका बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक भी हो चुका होगा। राइट, अब बात करते हैं कि ये इंटीग्रल, या फिर कभी कभी आप इसे इंटीग्रेशन बोल देती हो मैम, ये क्या है। तो वो क्या है उससे पहले आप ये समझो कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या लिखा रहेगा वहां पे, एक एक यहाँ पे जो भी साइन है, जो भी फंक्शन है, उनके कुछ नाम होते हैं, क्या कुछ होती है वो चीजें, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो इंटीग्रेशन जो है आपका इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब आप अपनी बुक को खोलोगे, आप जब क्वेश्चंस को देखोगे, तो आपको एक ये सिंबल, फिर कुछ फंक्शन और यहाँ पे अकेला dx इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो क्या क्या है ये चीजें, देखो यहाँ पे ये जो साइन बनाया है मैंने, दिस इज इंटीग्रल साइन। इसका मतलब है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। ओके,
ये क्या है आपका इंटीग्रल साइन। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए आप लोग क्या सिंबल बनाते थे, डिफरेंशिएशन के लिए आप सिंबल बनाते थे डी बाय डी एक्स, राइट। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे ये शो करना है कि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट। तो उसके लिए आप सिंबल बनाते हैं इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल साइन। उसके बाद आप जिस भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है कि इसे इंटीग्रेट करो, तो वो जो फंक्शन होता है उसे इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटीग्रैंड बोलते हैं, राइट। अब ये dx, यहां पे बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ dx लिखा है, d बाय dx नहीं लिखा, ओके। तो ये जो आपका dx है, इसको हम क्या बोलते हैं कि हम अपने इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? जैसे कि जब आप डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे तब आप कहते थे ना कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे आप क्या कहते हो कि फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर आप सोचोगे मैम वहां डिफरेंशिएशन में तो कभी कभी हम फंक्शन को थीटा के टर्म्स में भी डिफरेंशिएट करते थे, कभी टी के टर्म्स में भी डिफरेंशिएट करते थे, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि हम फंक्शन को अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कभी कभी आपको dx की जगह पे आप डी थीटा देखें, dt देखें, राइट। यहाँ पे भी वही चीज होती है, बस डिपेंड करता है कि आपका इंटीग्रेंड किस टाइप का है, ओके। अगर x के टर्म्स में है तो आप x के टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे, y के टर्म्स में होगा तो y के टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे, एंड सो ऑन, ठीक है। सो आई होप अभी तक आपको बस यहां पे ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम इंटीग्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ आपको यही बताया है कि इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक साइन, और ये साइन तो बहुत ही ज्यादा देर तक आपको, मतलब 7th चैप्टर में, 8th चैप्टर में और 9th चैप्टर में हर जगह देखने के लिए मिलेगा, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रल साइन। फिर फंक्शन को आप इंटीग्रेंड कहते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, उस वेरिएबल को कहा जाता है, कैसे कहोगे आप? ये वेरिएबल क्या है आपका? इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dx को क्या पढ़ते हैं हम? इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब जब आपने इंटीग्रेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, अब कैसे किया वो तो आगे की कहानी है, लेकिन जब आपने इंटीग्रेट कर दिया ना, तो आंसर के साथ साथ हमेशा एक ये c आता है, हमेशा। कब? जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हो, राइट। जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हो। मैम एक बार ये बताओ, हम पहचानेंगे कैसे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं या डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं? तो सुनो, यही पे मैं आपको बता देती हूं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपका ये साइन अकेला आएगा, ठीक है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में इस साइन के ऊपर यहां पे कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे जिन्हें लिमिट कहा जाता है, ठीक है। तो इससे आप दोनों में डिफरेंशिएट कर लोगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, अकेला ये साइन आएगा, अकेला इंटीग्रल का साइन आएगा, और डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, इस इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर और नीचे कुछ लिमिट्स लिखी रहेंगी, ठीक है। चलो, तो मैं आपको क्या समझा रही थी कि जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल आता है, आप जब उसे इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर के बाद हमेशा ये c लिखा जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, मैम ऐसा क्यों? तो रुको, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देती हूं, तब आपको ये खुद ही क्लियर हो जाएगा, और आप अपने आप हमेशा जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करोगे ना, अपने आप c लगाओगे, ठीक है, ओके। तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है कि इंटीग्रल का साइन क्या है, इंटीग्रेंड क्या है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ओके, राइट। अब बात आती है बहुत ही ज्यादा अच्छे से कि आखिरकार, मैम रिप्रेजेंटेशन तो हम सीख गए, लेकिन आखिरकार ये इंटीग्रेशन है क्या, राइट। डिफरेंशिएशन तो सीख ही गए थे, लेकिन अब ये क्या है? तो देखो, यहां लिखा है कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का अपोजिट है इंटीग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, ठीक है। कुछ कुछ समझ रहे हैं हम लोग, थोड़ा और देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन, वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। जब भी आपसे इंटीग्रेशन करवाया जाता है तब आपको डेरिवेटिव दे देते हैं वो लोग, ओके। मतलब हमें जो क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, वो जो इंटीग्रेंड होता है दैट इज अ डेरिवेटिव।
ठीक है, एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव, और आपसे प्रिमिटिव फाइंड करवाया जाता है। प्रिमिटिव मतलब ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, द ओरिजिनल फंक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। अभी आएगा समझ में, 2 सेकंड तो दो आप लोग। यहां पे आपने एक शब्द तो पकड़ लिया ना कि इंटीग्रेशन क्या है, एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। और हमें मैम ये भी समझ में आया है कि हमें जो क्वेश्चन देंगे ना वो लोग, तो वहां बेसिकली हमें एक डेरिवेटिव देंगे, ठीक है, और हमसे बोलेंगे कि इस डेरिवेटिव का आप हमें क्या फाइंड करके दो, आप हमें प्रिमिटिव फंक्शन फाइंड करके दो। आप उसी प्रिमिटिव को कभी कभी ओरिजिनल फंक्शन भी कहा जाता है, और इसी प्रिमिटिव को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, सबसे ऊपर लाइन क्या लिखी थी आप लोगों ने कि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव। और इसी एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव से इंटीग्रल को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आया ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्या थे, राइट? उसे इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन एक प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू हम डेरिवेटिव को एंटी डेरिवेटिव में चेंज करते हैं। मतलब जो एंटी डेरिवेटिव है वो ही इंटीग्रल कहलाता है, राइट? उसको ही हम कभी कभी प्रिमिटिव कह देते हैं, उसको ही हम कभी कभी ओरिजिनल फंक्शन कह देते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग कि आप लोगों को क्या गिवन रहता है? डेरिवेटिव गिवन रहता है, और आपसे उसका इंटीग्रल पूछते हैं। तो देखो जल्दी से जरा मुझे पहले ये बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद है आप लोगों को? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? मैं आपसे पूछ रही हूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ बिल्कुल सही, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। आप जब डिफरेंशिएट करते हो साइन एक्स को तो आपको क्या मिलता है? कॉस एक्स। और अब भी मैं आपको कुछ फॉर्मुलेज दूंगी, अच्छी खासी लिस्ट मिलेगी आपको फॉर्मुलेज की, जो आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जब आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हो ना, तब आंसर साइन एक्स आता है। मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रल या कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है? साइन एक्स। तो आप देख सकते हो ये पूरी इनवर्स प्रोसेस है, राइट? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मिलता है, और कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव या कॉस एक्स का इंटीग्रल आपको साइन एक्स मिलता है। तो यहां पे हमने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और फिर मैम ने सिखाया था इंटीग्रल के लिए हम ऐसा साइन बनाएंगे, और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या मिल रहा है आपको? साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या है? साइन एक्स। मैम ये कैसे माने कि ये होता है? ये फॉर्मूला है, आपको भी बताऊंगी मैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, पूरी लिस्ट मिलेगी आप लोगों को फॉर्मुलेस की, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स तो याद था ना कि नहीं? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और इससे ही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। इससे ही कॉस का एंटी डेरिवेटिव क्या है? साइन एक्स, राइट? तो डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स। एंटी डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल्स, या फिर तीसरा नाम क्या है इसका? प्रिमिटिव फंक्शन। ओके, तो कुछ भी आपसे पूछ ले पेपर में कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ, मतलब आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, तो मैम ये तो क्लियर है कि इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, मतलब आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रखोगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? साइन एक्स। अब कोई बोलेगा मैम अभी आपने कहा था ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो प्लस सी क्यों भूल गए आप? ठीक है, क्योंकि अभी जो ये आंसर है वो पूरा करेक्ट नहीं था। जब आप प्लस सी लगाएंगे तब ये आंसर पूरा करेक्ट आएगा, ठीक है। अब प्लस सी की कहानी जरा सीख लें अपन कि क्यों आता है ये प्लस सी, ठीक है। तो यहां तक ये बात तो क्लियर है ना कि इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, आपको पेपर में पूछेंगे, ये आपको ये गिवन रहेगा, आपको डेरिवेटिव गिवन रहेगा, और आपसे पूछेंगे इसका एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो आपसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ, अब सी की कहानी पढ़ लेते हैं।
देखो अभी आपने देखा कि डेरिवेटिव का अपोजिट या इनवर्स एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। अब जरा यहां देखो, मैं सी की कहानी बता रही हूं कि ये सी कैसे आता है, क्यों लिखते हैं हम। ओके सो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो। डिफरेंशिएशन आप लिखते थे यहां पे x टू द पावर n, क्या फॉर्मूला था, सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। देखो अगर इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज को इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। और जो ट्रिग्नोमेट्री के अपने बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े थे ना, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 3 थीटा, वो सारे फॉर्मूलेज भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके तो सारे फॉर्मूलेज अगर अभी भी आप भूल गए हो तो अभी भी आप याद कर सकते हो। ओके सो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, ये होता है n x की पावर n माइनस 1। तो इसी फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या मिला होगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हो कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर। जरा यहां देखो, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस 1 कितना होगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर। और जल्दी से याद करो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0। सही बात है। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लिखते थे 0। तो यहां पे आपने x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, आपने 3x स्क्वायर लिख दिया। फिर जब आप 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस 2 कितना आएगा, ये 3x स्क्वायर। किसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका हो गया। फिर जब 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पे ये बातें क्लियर हो गई कि हमने 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस लिए। एक हमने लिया x क्यूब, एक हमने लिया x क्यूब प्लस 1, फिर दूसरा हमने लिया x क्यूब प्लस 2। जब इन तीनों को हमने डिफरेंशिएट किया तब हमने ये पाया कि इसका जो डेरिवेटिव हमें मिल रहा है, जो डेरिवेटिव आपको मिला है वो तीनों के केस में सेम है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन हो गया, प्रिमिटिव फंक्शन हो गया ये आपका। तो आप ये देख रहे हो कि इन तीनों डिफरेंट फंक्शन के जो हमें डेरिवेटिव मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं। और हम जानते हैं इंटीग्रल, अब मान लो इसी डेरिवेटिव का मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को ही हम क्या क्या बोलते हैं बताओ जरा, एंटी डेरिवेटिव को ही हम इंटीग्रल बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव फंक्शन। ठीक है, प्रिमिटिव ये भी बोला जाता है। तो मान लो मुझे इस डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल या प्रिमिटिव फंक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी बताओ। यहां पे ये फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं अपन, एक हेडिंग बन जाएगी ये, एंटी डेरिवेटिव, राइट। या फिर आप इसे क्या बोलते हो, इंटीग्रल, या फिर क्या बोल देते हो, प्रिमिटिव। ये तीनों नाम याद रखना। ठीक है, चलो तो सपोज मुझे चाहिए इस डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं हम इसे करेंगे इंटीग्रेट, 3x स्क्वायर dx, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से रीड किया जाता है ये। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, मैम फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है, तो ठीक है अभी मैं बता देती हूं आप लोगों को, इसके बाद याद तो वैसे भी करना ही है अपन को। देखो x टू द पावर n, अगर कभी जिंदगी में इसे इंटीग्रेट करना चाहते हो तो याद रखो I फॉर इंटीग्रेशन, I फॉर इंक्रीजिंग। तो जब भी ये पॉलिनोमियल होता है ना और उसके ऊपर कोई पावर है तो हमेशा पावर इंक्रीज होती है। तो आप लिखते हैं यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस c तो आना ही है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले को याद रख लो कि जब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इस डेरिवेटिव का जो एंटी डेरिवेटिव मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एक्स क्यूब। ठीक है, अभी प्लस सी की कहानी बताना है तो सिर्फ आप एक्स क्यूब लिखो।
ठीक है, मैं जब इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, तो 3 से 3 चला गया, यहां मिला आपको एक्स क्यूब। ठीक है, तो आप देख सकते हो, हाँ मतलब ये अगर मुझे गिवन है और मुझे प्रिमिटिव फंक्शन चाहिए, मुझे एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे फंक्शन जो था ओरिजिनल फंक्शन वो वही था, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब मान लो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी, जब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूंगी तो क्या मुझे वही फंक्शन मिल जाएगा। देखो देखो आप लोग, यहां इंटीग्रेट करो इसे, 3x² dx, अरे मैम ये तो इसके जैसा ही है, तो इंटीग्रेट करने पे तो आपको यही मिलने वाला है, एक्स क्यूब। लेकिन क्या इस केस में प्रिमिटिव फंक्शन एक्स क्यूब ही था, नहीं, ये तो एक्स क्यूब प्लस 1 था, और आपका प्रिमिटिव फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, आपका एंटी डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, इंटीग्रल क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, लेकिन बेसिकली फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब प्लस 1, वो तो मिला ही नहीं, राइट। और सेम कहानी जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, इस डेरिवेटिव का जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तब आपको क्या मिलेगा, फिर से वही काम मिलेगा, फिर से आपको एक्स क्यूब ही मिल रहा है। क्या यहां पे सिर्फ एक्स क्यूब ही लिखा है, नहीं, वहां तो एक्स क्यूब प्लस 2 है। तो इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, सी कहां से आया, सी इसी वजह से तो आया। देखो आप यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो कि वो देखो प्रिमिटिव फंक्शन ही है, वो ओरिजिनल फंक्शन था, राइट। उस ओरिजिनल फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकाला तब ये आया, और जस्ट अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है डेरिवेशन का, डेरिवेटिव का इनवर्स होता है, ठीक है। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट कर रही थी और क्या कहा था कि जब आपको डेरिवेटिव गिवन रहता है, ठीक है, डेरिवेटिव गिवन था, उसका आप इंटीग्रेशन जब करते हो तब आपको प्रिमिटिव फंक्शन ही मिलता है। तो पहले केस में तो मिल गया था प्रिमिटिव फंक्शन, लेकिन बाकी के दो केस में तो हमें यहाँ पे +1 +2 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला था, क्योंकि इनका जो डिफरेंशिएशन हो गया था वो कांस्टेंट थे, वो तो चले ही गए थे यहाँ से, राइट। तो वो समस्या की बात है, आपको नहीं पता कि इसमें से प्रिमिटिव फंक्शन क्या है आपका, क्योंकि हर बार आपको सिर्फ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मिल रहा है, लेकिन कभी कभी तो आंसर क्या था, एक्स क्यूब, फिर कभी एक्स क्यूब प्लस 1, कभी एक्स क्यूब प्लस 2। तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किसको बुलाते हो, आप बुलाते हो सी को। आप हर जगह +C लगा दो, हर जगह +C लगा दो आंसर में, तब आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि यहां पे डिफरेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ सकते हैं। आप खुद ही देखो, यहाँ पे C क्या है, 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2। तो आपने क्या किया, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि क्या हो सकता है वो कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कर देते हो ऐड, इंटीग्रेशन करने के बाद, जब ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, और इसी सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आई होप ये सी की कहानी आपको क्लियर होगी कि ये सी आता क्यों है, ठीक है। फंक्शन वही आपका प्रिमिटिव फंक्शन है, उससे मिला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का जब आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो आपका टारगेट क्या होता है कि हमें यही फंक्शन दोबारा मिल जाए। ओरिजिनल फंक्शन की तलाश में ही तो आप इंटीग्रेट करते हो, लेकिन मिला था क्या, नहीं, सिर्फ एक केस में ही मिला, बाकी का +1 +2 का क्या करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जनरलाइज फॉर्म हमने बनाया कि इनडेफिनिट इंटीग्रल को जब इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो +C लगा दिया जाता है, ठीक है। सो आई होप ये कहानी क्लियर है, और आप अब हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार इंटीग्रेट करो, +C लिख दो बस, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अब अपन। उसी कंक्लूजन को यहां पे थोड़ा और लिख दिया गया है कि देयरफॉर वी ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या परेशानी थी वो बताई मैंने आपको, इसीलिए इंटीग्रेट करने के बाद आप क्या करते हैं, +C लिख देते हैं, जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। और अब जो मैंने पहले पेज पर डायग्राम बनाया था उसमें करेक्शन करते हुए जो रियल डायग्राम इसका बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये लिखा है आपका क्या क्वेश्चन, यहां पे देखो, इसका डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे, राइट, ये इसका जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब है ये, तो 3x², और C तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 3x², और 3x² का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको,
एक्स क्यूब प्लस सी मिलेगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर है कि जब भी आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिला डेरिवेटिव, और जब डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करो तब आपको वही फंक्शन मिल जाना चाहिए, मतलब कहीं घूम फिर के आपको उसी प्रिमिटिव फंक्शन पे पहुंचना होता है। ओके, तो इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो आंसर क्या आता है आप लोगों का, जब भी देखो इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट, आपको मिलता है फंक्शन, और ये फंक्शन क्या है, ये जो आंसर है इसमें एफ ऑफ एक्स को क्या कहते हो आप लोग, इसे कहते हैं आप लोग एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या फिर इंटीग्रल, और ये सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये तो अपने आप ही आ जाता है जब जब इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात होती है। ओके, आई होप ये बात भी क्लियर है। अब हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलेस को। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, तो हम दोनों के फॉर्मूलेस को कंपेयर करेंगे और फिर फॉर्मूलेस को याद करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले फॉर्मूले से। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से याद है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 क्या होता है, तो जल्दी से बताओ। आप लोग बोलोगे मैम हमने पढ़ा है, वही फॉर्मूला है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n पढ़ा था आप लोगों ने। क्या है इसका आंसर, n x की पावर n-1। डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव d से स्टार्ट होता है, d का मतलब है डिक्रीजिंग, पावर कुछ भी आएगी कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n था तो n-1 बना। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया और बोल दिया कि आप मुझे जल्दी से डेरिवेटिव बता दो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 की। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे उस फॉर्मूले के हिसाब से जो पावर है वो आगे आएगी और x की एक पावर कम हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट है तो एज इट इज ही लिखा रहेगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव मैम x की पावर n आएगा। ठीक है, ये तो आपको याद है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 कितना है, x की पावर n, तो ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव ही तो आपको पेपर में गिवन रहता है, और फिर आपसे क्या पूछते हैं, उसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डेरिवेटिव हो गया और ये क्या हो जाता है, एंटी डेरिवेटिव। तो x टू द पावर n, देखो यहाँ पे आप लोग x टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना मिलेगा आपको, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन i से स्टार्ट होता है और i का मतलब है इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपको नोट डाउन करना है कि ये जो n है, ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है, ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब n आपका -1 ना हो। अगर ये n -1 हो गया तब आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाओगे, तो फिर क्या करेंगे मैम, उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला ऑलरेडी है। ओके, तो याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx कितना होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, और ये फॉर्मूला तब लगता है जब n आपका -1 ना हो। ठीक है, बिना बोर्ड को देखे जल्दी से बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है, 1, वही फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना है, 1 है, और इसका डेरिवेटिव 1 है, तो इस 1 का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या होगा, x होगा। देख लो, चेक कर लो आप लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 नहीं दिख रहा लेकिन 1 होता है हर जगह। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx कितना मिला आपको, x मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट को आप ये नोट डाउन कर लेना कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब आप किसी कांस्टेंट का करते थे तब आप 0 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 1 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो वेरिएबल आता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। आप यहाँ dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसका आंसर क्या आएगा, x। ठीक है, अगर आप यहाँ dt के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, ऐसा लिखा होता इंटीग्रेशन ऑफ dt, तब आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, तब आप लिखते हैं यहाँ पे t।
ओके तो एक बात को बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। और प्लस सी तो देखो अपने आप ही लगाओगे, क्यों लगाना है वो मैंने पूरी कहानी बताई है आपको। फिर आ जाओ, तो ये तो आपके ऐसे वाले फॉर्मूलेज हो गए पॉलिनोमियल वाले। अब बात आती है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूलेज। तो आप जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, मतलब ये इसका डेरिवेटिव है तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो देख लो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये तो आपको याद होने ही चाहिए, ये आपके लिए कुछ नया है। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स, और प्लस सी तो आपको लगाना ही है। इसके बाद याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। अभी इसको मत देखो, मुझे बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है। यहां पे कुछ बताने वाली हूं मैं आप लोगों को। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बताओ, तो आप बोलोगे मैम डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ाया था कि जब भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो तो उसका आंसर नेगेटिव से स्टार्ट होता है, मतलब माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या पढ़ा था आपने, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या करवा दिया आपसे, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स करवा रहे हैं हम आपसे। ठीक है, तो माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस साइन एक्स आएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स। अब आपसे पूछेंगे साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉस एक्स मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मुलेज आपने पढ़े हैं ना, एकदम उनको बहुत अच्छे से याद करते चलो। और एक बेसिक सी चीज आप इंटीग्रेशन में याद रखो कि कभी भी इंटीग्रेशन में जब भी आपका आंसर, ठीक है, मतलब आंसर अगर आपका सी से स्टार्ट हो तो वो अकेले नहीं आता, वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। डिफरेंशिएशन में क्या था, अगर क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। लेकिन इंटीग्रेशन में ये तो क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आंसर सी से स्टार्ट हो तो आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में याद रखो ये चीजें ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो क्या याद रखोगे आप, इंटीग्रेशन में व्हेनेवर आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है किसके साथ आएगा, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, कितना पढ़ा था, sec स्क्वायर x। तो यहां पे आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, कितना मिलेगा, tan x, और ये c तो अपने आप ही आएगा। ओके, फिर आपने डिफरेंशिएशन ऑफ cot x पढ़ा था, तब आपको मिलता था माइनस cos x स्क्वायर x। याद करो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया और आपसे पूछ लिया डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cot x बता दो। तो माइनस का साइन रहा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तब आपको इस तरीके से आंसर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस cot x का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर x है। तो अब मैं आपसे क्या पूछूंगी, cos x स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस cot x। देखो यहाँ पे आंसर किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो किसका साइन आया है, नेगेटिव का साइन आया है। इन फॉर्मूलेज को याद कर लो बहुत अच्छे से। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस सी। ओके, फिर आगे आ जाओ आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ sec x पढ़ा था, क्या पढ़ा था, sec x tan x, मतलब इसका डेरिवेटिव है ये। तो अब मैं आपसे बोलूंगी मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sec x होगा। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x या फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x कितना मिलेगा आपको, sec x प्लस सी। ओके, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x पढ़ा था आपने, माइनस cosec x cot x, लेकिन यहाँ पे हमने आपसे क्या पूछ लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cosec x, तो वो माइनस माइनस प्लस होके ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव ये है। तो अब आपसे मैं क्या पूछूंगी, इसका एंटी डेरिवेटिव, और आप बोलोगे हमें तो पता है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x क्या होगा, माइनस cosec x। क्यों माइनस, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब भी आंसर सी से स्टार्ट हो तो नेगेटिव का साइन आता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x माइनस cosec x। ठीक है, तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलेस पढ़ लिए। फिर आप बोलोगे मैम यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें गायब दिख रहे हैं, कौन कौन से, जैसे कि मैम tan x cot x
उन सब का इंटीग्रेशन कहाँ है यहाँ पे, तो और या फिर sec x या cosec x उसका भी इंटीग्रेशन नहीं मिला, तो उसके इंटीग्रेशन आपको कुछ वीडियोस बाद मिलेंगे जब आप 7.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी आपके पास ये फॉर्मूलेज हैं, अभी आप इनको याद रखो, उनका इंटीग्रेशन थोड़े अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो अभी आप इनको याद कर लो। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन याद कर लिए, सबसे पहले साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन एंड cosec x cot x का इंटीग्रेशन। उसके बाद हम इनवर्स पे आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूलेस। आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x पढ़कर आए थे, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसका डेरिवेटिव ये है तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे इसका एंटी डेरिवेटिव पूछा जाएगा। सो एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, साइन इनवर्स x मिलेगा, ठीक है। इस बार आपको ये गिवन रहेगा, आपको ये बताना पड़ेगा, ओके। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट फिर आपसे पूछेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप बोलोगे मैम ये तो अभी पीछे पढ़ा था आपने, जब आपने अभी पढ़ाया था इसको तब आपने इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स कहा था, और अब नेक्स्ट स्लाइड में आप इसका आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स कह रहे हो। तो यहां से आपको ये चीज याद रखनी है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो आपको कोई भी दो वैल्यूज दे सकता है, या तो साइन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो जैसी आपको जरूरत होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, ओके, सही बात है। चलो आगे। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x आप लोगों ने पढ़ा था कितना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये है। तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, इस डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव। तो आप कह दोगे कि एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, ओके। और फिर से वही बात, यहां पे देखो आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का जब इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तब आपके पास दो चॉइस है इसके आंसर लिखने की। पहला, या तो आप tan इनवर्स x लिख देना, प्लस सी तो लगाना ही है, या फिर आप माइनस कॉट इनवर्स x लिख देना, दोनों का ही आंसर सेम है, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रख लो। आगे चले अपन कुछ और फॉर्मूलेस देखने। उसके बाद 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये किसका इंटीग्रेशन है, सेक इनवर्स x का, और यही इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 आपका माइनस कॉसेक इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जैसा भी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हो सकता है कभी कभी आपके आंसर थोड़े से चेंज आए, राइट। फिर अब एक ऐसा फॉर्मूला जो कभी नहीं बदलता, वो है आपका e टू द पावर x। चाहे आप इसे डिफरेंशिएट करो, चाहे आप इसे इंटीग्रेट करो, ये नहीं बदलता। और ये कौन है, e टू द पावर x। तो ये फॉर्मूला तो आज आपको याद हो ही जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x या इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x हमेशा कैसा होता है, e टू द पावर x। कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेगा, ठीक है, ओके। चलो फिर आ जाओ यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैम अगर x जो आपने फॉर्मूला बताया था सबसे पहले x टू द पावर n का, राइट, तो आपने कहा था इसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। लेकिन ये फॉर्मूला तब होल्ड करता है जब आपका n नॉट इक्वल टू -1 हो, मतलब यहां पे n -1 नहीं होना चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो आपको क्या मिलेगा, 1/x, और 1/x का तो ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, तो क्यों लगाओगे आप ये वाला फॉर्मूला, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log mod x प्लस सी। यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है, जब भी log आए ना, log, तो यहाँ पे आप हमेशा mod बना देना, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या देगा आपको, log mod x प्लस सी। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, तो ये क्या है, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस सी। तो आज के लिए आपका जो भी होमवर्क रहेगा ना, वो इतने जो मैंने फॉर्मूलेज आपको बताए हैं इन सबको आपको याद करना है।
ठीक है, आप लोग भी क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज याद करोगे और उसके साथ ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज याद करना। ये सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक टॉपिक है। मतलब अगर आपको जैसे फॉर्मूलेज पढ़ाए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन मिल गए तो आप आसानी से उसे इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमने कुछ फॉर्मूलेज ही नहीं पढ़े, राइट, कुछ अलग तरीके का फंक्शन बना दिया, तब कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसीलिए इंटीग्रेशन कैसा है, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, तो इसके फॉर्मूलेज तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए। फिर जब डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तब हम सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं ना, कुछ भी ऐसा करो कि हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर दें और उस फॉर्मूले के जैसे बना दें जो हम याद करके आए हैं, सो दैट हम इंटीग्रेट कर सके। ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चंस को करते चलोगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है कि जितने भी आपने ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज देखे हैं इन्हें याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, राइट। चलो अब बात आती है कुछ प्रॉपर्टी की। ये कुछ दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए सो दैट हम क्वेश्चंस कर सके। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो और यहां पे कोई स्केलर है 1 2 3 4 5 एनीथिंग, ठीक है, कोई नंबर है, और यहां पे लिखा है फंक्शन मतलब इंटीग्रेंड, और ये लिखा है आपका dx जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो जब आपके सामने एक इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है जिसे इंटीग्रेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो k है ना, इसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख देते हैं, उसे कहते हैं तुम यहीं बैठो, और ये जो फंक्शन है इसे इंटीग्रेट किया जाता है। ओके, एक एग्जाम्पल लिख के बताती हूं मैं आपको इसी का। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है 2x dx का, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये 2 क्या है, स्केलर है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप क्या करेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे और यहां लिख देंगे x dx, और फिर इस x dx को इंटीग्रेट करोगे, राइट। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या बताओगे आप लोग, मुझे इसका आंसर जल्दी बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। चलो, ये अभी आपने फॉर्मूलेज याद किए ना, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन की स्पेलिंग i से स्टार्ट होती है, i का मतलब है इंक्रीजिंग, तो मैम यहाँ पे जो पावर है ना वो इंक्रीज होती है, तो आप ना ये लिखोगे इधर x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड प्लस c लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है, 1। जहां आपको कोई नंबर दिखाई ना दे तो वहां डेफिनेटली कौन होता है, वहां 1 होता है, राइट। तो n क्या है यहाँ पे, 1, तो लगाओ फॉर्मूला, क्या मिलेगा आपको, 2 तो एज इट इज लिखा रहेगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन n+1, n है आपका 1, तो 1+1 डिवाइडेड बाय n+1 मतलब 1+1, और यहां लिखेंगे आप c। तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिला, 2x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, एंड 2 चले गए, तो क्या मिला, x², ठीक है। तो जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कोई इस तरीके से स्केलर लिखा है तो उसे बाहर रख दो और बाकी के फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ax dx इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आप मुझे क्या बताओगे कि किस तरीके से इसे अलग करके लिखा जाएगा। ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे आप लोग, चलो साथ में अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे a कौन है, a इज स्केलर, a मतलब k, राइट, a स्केलर है, तो a को बाहर रखो, x यहाँ पे dx, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का तो बहुत यूज देखने वाले हो आप लोग। अभी स्टार्टिंग में आप इस प्रॉपर्टी को लगाओगे और उसके बाद तो आप क्वेश्चन को देखते से ही सॉल्व कर दोगे। ऐसा क्या है मैम इसमें, तो देखो जैसा आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना कि अगर प्लस या माइनस आ जाता है, यहाँ पे दो फंक्शंस लिखे हैं, राइट, इन्हें इंटीग्रेट करना है, प्लस या माइनस है बीच में, तो क्या करो, एक एक करके इंटीग्रेट कर दो, राइट। जैसे कि इंटीग्रेट fx dx, एक बार इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फिर एक बार इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। तो जब भी दो फंक्शंस
लिखे हुए हैं उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, मैम सिर्फ 2 ही फंक्शन में चलता है क्या, या फिर 3 4 5 6 और बहुत सारे फंक्शंस हो उनको भी आप सेपरेट करके लिख सकते हो? आप सभी फंक्शंस को सेपरेट करके लिख सकते हो, सिर्फ 2 नहीं। ये तो जस्ट टू एक्सप्लेन है। 4 5 6 7 और भी अगर फंक्शंस लिखे होते तो आप सब में इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, ये प्लस माइनस समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स है, तो इसे आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ये आपका फंक्शन लिखा। अब dx को अगर आप देना भूल गए ना तो ये fx बुरा मान जाएगा, क्योंकि फिर ये पूछेगा कि मुझे इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में होना है, तो इसीलिए ये dx भी लिख देना। ओके, स्टार्टिंग में आप ऐसी गलतियां करोगे, तो इसलिए पहले बता रही हूं मैं आपको कि ये और ये 2 चीज तो चाहिए ही चाहिए हर फंक्शन को, तभी वो इंटीग्रेट हो सकता है, अदरवाइज वो इंटीग्रेट नहीं होगा। ओके राइट, चलो तो इसको तो दे दिया, अलग अलग कर दिया, फिर प्लस माइनस था यहाँ पे रखा, फिर इस इंटीग्रेशन के साइन को और इस dx को आप इस g ऑफ x को भी दोगे, तो प्लस माइनस इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। एक एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, मैम ट्रिग्नोमेट्री क्यों ला रही हो? ठीक है ना, फॉर्मूला तो पढ़ा है अपन ने, प्लस क्या ले ले 3ax ले लेते थे, चलो ये ले लेते हैं। इस पूरे को करना है इंटीग्रेट, तो अभी हम आंसर पे तो नहीं जा रहे, अभी हम एक्सपेंशन पे जा रहे हैं कि कैसे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इंटीग्रेशन के साइन को। तो क्या करेंगे, आप देखोगे 1 2 एंड 3 फंक्शन है ना, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन का साइन है और ये जो dx है ना, इन तीनों को दिया जाएगा, अलग अलग करके हम इन तीनों को ये देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ये रहा साइन इंटीग्रेशन का, फिर है आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर और dx तो दे ही देना, तीनों को मिलेगा dx, किसी एक को देके खुश मत हो जाना। फिर प्लस क्या लिखा है, इंटीग्रेशन का साइन, फिर लिखा है साइन x, फिर लिखा है dx प्लस एक और फंक्शन, ओहो देखो यहाँ पे 3 और a दोनों ही k के बराबर हैं, दोनों ही स्केलर हैं, तो इन दोनों को क्या किया जाएगा, बाहर लिखा जाएगा। पहली प्रॉपर्टी भी लग गई इस क्वेश्चन में। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन किसको दोगे आप, x को, तो ये रहा x, ये रहा dx। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन के साइन को अलग अलग करेंगे। ओके, आई होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, चल सकते हैं आगे, राइट? आ जाओ, अब एक और टॉपिक सीख लो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था कि इंटीग्रल्स हम 2 टाइप के पढ़ने वाले हैं, एक था इंडेफिनिट और एक है डेफिनिट। फिर इंडेफिनिट के नीचे हमने लिखा था कि ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को, और डेफिनिट एरिया बताता है। बहुत जो वाइड उसकी एप्लीकेशन है, जो हमें पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल के लिए, वो क्या है कि वो कर्व्स के बीच में एरिया बताता है। ठीक है, तो वो तो डेफिनेट का पार्ट हो गया, वो तो हम चैप्टर नंबर 8 में देख लेंगे। लेकिन मैम जो आपने इनडेफिनेट के बारे में हमें बताया था कि वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को, उसे कैसे समझा जाए, तो देखो समझो। यहाँ पे कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आप लिखेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज करो कोई फंक्शन है आपका f of x इज इक्वल टू 2x, राइट? फिर इस फंक्शन को हमने किया इंटीग्रेट, तो क्या लिखा देखो, इंटीग्रेशन f of x dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से रीड करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जल्दी से इंटीग्रेट करो। पहले 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, याद करो फॉर्मूला क्या, देखो सुनो एक बार, देखो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है 2x dx को, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 स्केलर है बाहर रखो, इधर लिखेंगे x dx, और उसके बाद किस फॉर्मूले को याद करेंगे, इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। क्या होता है ये, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और प्लस c तो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो आएगा ही आएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आपको क्या मिल जाएगा, यहां लिख दूं क्या, ये मिल जाएगा 2x² बाय 2, और 2 से 2 चला गया प्लस c, और वो ही रिजल्ट यहां डायरेक्ट लिखा है।
स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, सब बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। एंड ट्रस्ट में, इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। आपके आने वाले ये 3 जो चैप्टर्स है ना, 7, 8, 9, सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो इन्हें बहुत मजे से पढ़ो, ठीक है। ओके, तो हमने अभी क्या पढ़ने की कोशिश की? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया, हमने फंक्शन लिया था 2x, उसको जब इंटीग्रेट किया तो हमने क्या निकाला? प्रिमिटिव फंक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कुछ भी दिया है ना, ये क्या है? डेरिवेटिव है। और इंटीग्रेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं? ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करते हैं। तो जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तब हमें मिल गया ये ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। अब देखो, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c, अब c तो आर्बिटरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम c की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएं तो हमें डिफरेंट इंटीग्रल्स मिलते चलेंगे। क्या है ये? इंटीग्रल ही है ना। ये जो आउटकम है, इसके 3 नाम बताए मैंने आपको, या तो इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव, या प्रिमिटिव, या ओरिजिनल फंक्शन। तो अगर हम इस आर्बिटरी कांस्टेंट को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते चले तो हमें डिफरेंट इंटीग्रल्स मिलते चलेंगे, लेकिन ये जितने भी इंटीग्रल्स होंगे ना, सब सिमिलर होंगे। आप चेक करके देख लो, यहाँ पे y इज इक्वल टू, ठीक है, अब f हम इसको कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर सपोज हमने c 0 ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा? ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ये तो पैराबोला है। तो पैराबोला है तो कौन सा वाला पैराबोला है? ये लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका पैराबोला। लेकिन अगर मान लो हमने c की वैल्यू 1 दे दी होती, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बन जाता? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या कुछ और बन गया? ये नहीं, ये अभी भी पैराबोला है, लेकिन थोड़ा शिफ्ट हो गया है। देखो, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 यूनिट से ये ऊपर आ गया। फिर अगर हम c की वैल्यू 2 ले ले तो ये और थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और अगर हम c की वैल्यू 3 ले ले तो ये इस तरीके से और ऊपर आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो ये पैराबोला ही ना, राइट। अगर हम माइनस ले ले तो ये कुछ नीचे चला जाएगा इस तरीके से, -2 ले लें तो थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, -3 लिया तो और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे ही सो ऑन, क्योंकि आर्बिटरी कांस्टेंट आप c की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो c की कुछ भी वैल्यू लो, कर्व तो वो ही रह रहा है, क्या? एक पैराबोला। तो हमने क्या देखा? thus y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहां c एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स को। देखो, हमें डिफरेंट इंटीग्रल्स ही तो मिल रहे हैं, एक फैमिली मिल रही है, राइट। कभी हम 0 लेते हैं, कभी 1 ले रहे हैं, कभी 2, -1, कुछ भी लो, रहेगा तो पैराबोला ही, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहे हैं हमें? बहुत सारे इंटीग्रल्स मिल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि सारे डिफरेंट वैल्यूज रखने पे c की मुझे यहाँ पे पैरेलल ग्राफ मिल रहे हैं, ओके। और ये कितने हैं? इनफाइनाइट है। तो जब आपको इस तरीके से इनफाइनाइट पैरेलल ग्राफ्स मिल रहे हैं तो इसी को ही तो कहा जाता है फैमिली ऑफ कर्व्स। तो आपने क्या सीखा कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट, ओके। इसके बाद फिर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंक्लूड करके बोल दिया गया है कि जब भी आप इसको देखो लाइफ में, राइट, इंटीग्रेशन fx dx, आपको रिजल्ट मिलता है f of x प्लस सी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को, दैट्स इट, राइट। क्लियर है ये बात? चलो आगे चलते हैं अपन। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है आप लोगों के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव। जैसे ही आप एंटी डेरिवेटिव का नाम सुनेंगे आपको क्या याद आएगा? इंटीग्रल, प्रिमिटिव, ओरिजिनल फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि या तो हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, जिसे कभी कभी हम प्रिमिटिव भी कह देते हैं, जिसे कभी कभी हम ओरिजिनल भी कह देते हैं, ओके। सो राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ओके। तो यहाँ पे पता है क्या है, आपको डायरेक्टली ना इंटीग्रेट करके आंसर नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा सोचना है कि कैसे आया होगा, किसका डिफरेंशिएशन ये रहा होगा, इस तरीके का काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन,
और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बहुत ही कम केस में पूछा जाता है पेपर में, राइट क्योंकि डायरेक्टली ही आप इंटीग्रेट करके आंसर लिखना ज्यादा पसंद करोगे एज कंपेयर टू ये सोचना कि गिवन फंक्शन किसका डेरिवेटिव रहा होगा। ओके देखो मैं आपको बताती हूँ कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है क्या, हम सीख लेते हैं लेकिन मोस्टली ये पेपर में बहुत ही कम पूछा जाता है। सो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बताना है आपको, क्वेश्चन के थ्रू ही हम इस मेथड को समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है cos 2x, हमें cos 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए। देखो एक तो होता है सीधा तरीका, एंटी डेरिवेटिव चाहिए मतलब मैम इतनी मुश्किल से एक नया चैप्टर पढ़ा है, क्यों हमें इंटीग्रेशन नहीं करने दे रहे, अभी आगे वाले क्वेश्चन में करने देंगे, रुको। एक तरीका होता है कि इस तरीके से इंटीग्रेशन के साइन को बुला लो, यहाँ dx को लिख दो और इंटीग्रेट करके इसका आंसर बता दो। और एक तरीका होता है थोड़ा सा सोचो कि ये जो cos 2x है ना ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, आपको ये सोचना पड़ता है। और उसके बाद जब आप ऐसा सोच लोगे तब आप बता दोगे कि उसका एंटी डेरिवेटिव वो ही फंक्शन होगा। देखो कैसे, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट तो करना नहीं है, इसको हटाती हूं मैं यहाँ से। आप सबसे पहले ये सोचोगे आपको क्या चाहिए, आपको एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, आप अभी ये चीज सोच रहे हो, ठीक है। तो आपने कहा जो भी एंटी डेरिवेटिव होगा ना cos 2x का, उसे तो हम इस डब्बे में लिखने वाले हैं, ठीक है। अब और हमें एक चीज पता है कि जो भी एंटी डेरिवेटिव यहां पे हम लिखेंगे उसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें ना तो हमें क्या मिलेगा, हमें cos 2x मिलेगा। बताओ ये बात समझ रहे हो या नहीं। आपका टारगेट इस क्वेश्चन में ये है कि cos 2x का आप एंटी डेरिवेटिव बता दो। वो जो सीधा तरीका था उसके थ्रू नहीं बताना, आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के थ्रू बताना है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हम थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस करते हैं। हम लिख देंगे ऐसे कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव हमें बताना है क्या होगा। हमने कहा जो भी होगा उसे तो यहां लिखा जाएगा। अब जो भी इसका एंटी डेरिवेटिव यहां लिखा है उस एंटी डेरिवेटिव को, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन होता है, प्रिमिटिव फंक्शन होता है, उस प्रिमिटिव फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, cos 2x मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको उस फंक्शन के बारे में सोचना है जिसका डेरिवेटिव आपको ये मिल जाए, ठीक है। तो ठीक है चलो, मतलब बेसिकली आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लेने वाले हो। आप ये सोचो कि cos 2x किसको डिफरेंशिएट करके मिला होगा, किस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया होगा जिसके थ्रू आपको cos 2x मिला होगा। तो एक बात तो क्लियर है मैम कि sin 2x तो रहा होगा, क्योंकि sin 2x का डिफरेंशिएशन तो डेफिनेटली रहा होगा, तभी cos 2x आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं। हमें यही सोचना है ना यहाँ पे कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया होगा कि हमें cos 2x मिला होगा। तो उस फंक्शन के बारे में ही हम सोचने जा रहे हैं, उसको ही हम सोच रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस में आ रहे हैं। ओके, तो cos 2x किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, डेफिनेटली sin 2x तो रहा होगा, इतना आपने पकड़ लिया। फिर अब जरा sin 2x को डिफरेंशिएट करो। sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नॉर्मल सोचो, sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x होगा, सही बात है। लेकिन क्या यहाँ पे 2 लिखा है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा जिससे इसका डिफरेंशिएशन हमें सिर्फ cos 2x मिले। तो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, एक्स्ट्रा टर्म ये 2 है, तो इस 2 को आप यहाँ डिवाइड में भेजो, राइट, 1/2। मतलब एक काम करो, इस 2 को आप यहाँ ना भेज के इधर ही रख दो, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x by 2, इसे डिफरेंशिएट करो। क्या इसको डिफरेंशिएट करके यही मिलेगा, सोचो। sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos 2x। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2, 2 से 2 चला गया, क्या बचा, cos 2x। तो हमने क्या देखा कि अगर हम sin 2x by 2 को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिल रहा है, cos 2x। तो 100% ये प्रिमिटिव फंक्शन रहा होगा, ओरिजिनल फंक्शन रहा होगा, और इसका इंटीग्रल हमें यही मिलेगा जो हमसे पूछा गया था। डायरेक्टली ना बता के आप क्या करेंगे, आप प्रिमिटिव फंक्शन को सोचोगे, एक ऐसा फंक्शन आपको थिंक करना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिल जाए। जब आप वहां तक पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली ये ओरिजिनल फंक्शन यही होगा आपका एंटी डेरिवेटिव इसका। क्लियर है क्वेश्चन,
एक दो क्वेश्चन और लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि देखो साफ साफ कहा है ना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाना है, इसीलिए आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखेंगे, अभी तो इंस्पेक्शन ही पढ़ लो। चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x² प्लस 4x³। हमें इसका क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, देखो इसका जो भी एंटी डेरिवेटिव होगा, पहले तो हम खुद से ही बात करेंगे क्या, कि इसका जो भी एंटी डेरिवेटिव होगा, राइट, वो यहां लिखा जाएगा। ठीक है, और हम मन ही मन जानते हैं कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, प्रिमिटिव फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। और उस ओरिजिनल फंक्शन को जो यहां लिखा होगा, उस ओरिजिनल फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट किया होगा तब हमें क्या मिला होगा, तब हमें क्या मिला होगा, तब हमें मिला होगा ये फंक्शन। मतलब अगर एक बार हमने उस फंक्शन को सोच लिया जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो वो ही हमारा क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप फिर से जाएंगे रफ वर्क में या फिर मेन वर्क में ही लिखेंगे इसको। आप क्या लिखेंगे कि हमें क्या सोचना है, जब भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आए हमें क्या सोचना है, एक ऐसा फंक्शन सोचना होता है आपको जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, बस इतना ही आपको सोचना है। सो व्हाट इज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, अगर समराइज किया जाए तो आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में इंस्पेक्ट करना है, ये सोचना है कि ऐसा क्या हम फंक्शन ले जिसका डेरिवेटिव ये होगा, बस। ओके, तो सोचते हैं ये 3x² किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा, 3x² किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा, डेफिनेटली x³ को डिफरेंशिएट किया होगा। डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग तभी होना चाहिए, राइट। 3x² डेफिनेटली x³ को डिफरेंशिएट करके आया होगा। अगर डाउट हो तो यहाँ पे चेक कर लो ना, 3x², इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो ही मिलेगा, पावर डिक्रीज होती है ना। ओके, फिर सोचो प्लस है तो प्लस को तो हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज हम प्लस ही बनाएंगे, माइनस होता तो हम माइनस बनाते, उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सोचो कि 4x³ किसे डिफरेंशिएट करके मिला होगा, पावर कम हो रही है तो आप कहोगे x की पावर 4 होगा, डेफिनेटली x की पावर 4 का ही तो डिफरेंशिएशन 4x³ होता है, राइट। तो जब हमने इन फंक्शन को, इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया होगा तब हमें क्या मिला होगा, ये मिला होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर कंफ्यूजन हो तो डिफरेंशिएट करके देख भी लेना, क्या मिलेगा, ये 3x², ये 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पे पावर कम हो गई, सेम कहानी, यहाँ पे प्लस है, 4 आगे आ जाएगा और ये x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, और यही तो था। तो हमने क्या सोचा, इंस्पेक्शन में आपको बस उस फंक्शन तक पहुंचना है जिसका डेरिवेटिव ये होगा। तो हमें पता चल गया कि ये कौन है, x³ प्लस x की पावर 4, और ये जो फंक्शन है इसी को तो ओरिजिनल फंक्शन कहते हैं, और ओरिजिनल फंक्शन ही तो एंटी डेरिवेटिव होता है, राइट। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तब आपको यही मिलेगा। क्लियर है ये बात? ओके, तो दिस इज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे। 1/x, तो आप क्या करेंगे, फिर से वही काम, 1/x। सबसे पहले आप सोचेंगे कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख लोगे, अभी तो आपको पता नहीं है क्या है। 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, जो भी होगा उसे यहां लिखा जाएगा। फिर हम जानते हैं कि एंटी डेरिवेटिव तो ओरिजिनल फंक्शन होता है ना। उस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, डेरिवेटिव जब इस फंक्शन का फाइंड करेंगे तब हमें क्या मिलना चाहिए, 1/x मिलना चाहिए। तो अब आप मेनली क्या करेंगे, आप उस फंक्शन के बारे में, उस फंक्शन को आप याद करेंगे जिसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये तो आपका log mod x ही है, राइट। log mod x है, इसी का तो डेरिवेटिव होता है 1/x। log x सिंपल पढ़ा होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन ही तो 1/x होता है। तो आपको बोलोगे ज़्यादा सोचने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था मैम, कि अगर हम log mod x या log x को डिफरेंशिएट करें तो हमें 1/x मिलता है। मतलब हमें तो पता चल गया कि जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज log mod x। मतलब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, जब इसका हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यही मिलेगा। तो ये है आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को अगर मैं और अच्छे से समराइज करूं तो आप बस इतना याद रखो, आपको ये सोचना होता है कि ये जो भी फंक्शन गिवन है ना, राइट, जो भी फंक्शन गिवन है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है
वो फंक्शन किसे डेरिवेटिव करके आया होगा, मतलब ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, ठीक है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट हमने किया होगा जिससे हमें ये फंक्शन मिला। बस अगर आपने इतना पहचान लिया तो आप बोल दोगे कि यही जो फंक्शन है वो एंटी डेरिवेटिव है। क्या सोचेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में, आप ये सोचेंगे कि हमने किस फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया होगा जिससे हमें ये पूछा है तो ये मिला हो, ये पूछा हो तो ये मिला हो, और ये पूछा है तो ये मिला हो। बस, ठीक है। आई होप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्लियर है। ओके, चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 से। एग्जाम्पल 2 में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। आपको इंटीग्रल्स फाइंड करना है। अब नॉर्मली किस तरीके से इंटीग्रेशन को फाइंड किया जाता है वो मैं आपको सिखाने वाली हूं। अभी एग्जाम्पल 1 में आपने क्या देखा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब हम करेंगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो आप, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन करते वक्त पहली शर्त ये होती है कि आपने जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ना बहुत ही ज्यादा एकदम सीधा टाइप का क्वेश्चन होता है। ये इंटीग्रेशन मतलब क्या, इसमें आपको कोई क्वेश्चन रूल देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे आप, आपको कुछ भी फंक्शन दे देते थे, आप कैसे भी कुछ भी करके डिफरेंशिएट तो कर ही देते थे, क्योंकि वहां आपके पास क्वेश्चन रूल होता था, प्रोडक्ट रूल होता था, चेन रूल होता था, आपको पता था कैसे ना कैसे करके आप उसे डिफरेंशिएट कर दोगे। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में आपके पास एज सच कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता, एज सच कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, एक डिफरेंट रूल होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो इंटीग्रेशन में, तब उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे की कहानी है। लेकिन अभी आप क्या समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है अपने पास, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इंटीग्रेशन करना तब बहुत ही ज्यादा आसान और पॉसिबल होगा जैसे फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं ना, क्वेश्चन को उस फॉर्मूलेज में चेंज करो। डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म आ रहा है तो उसे गायब ही करो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं होता। ओके, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है इंटीग्रेशन में, जैसे फॉर्मूलेज हैं उसी के हिसाब से इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहली चीज, डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन की आदत है तो दिमाग में क्वेश्चन रूल जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय फर्स्ट सेकंड फंक्शन, लेकिन वो डिफरेंशिएशन की कहानी थी। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। तो क्या करेंगे मैम, अच्छा ठीक है, ये बताओ a माइनस बी अपॉन सी। बचपन में आप लोगों ने इस टाइप के एक्सप्रेशन को बहुत सॉल्व किया होगा। क्या करते थे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हम a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी करते थे मैम। ये जो c है ना, a का भी है और b का भी है, तो सेपरेट कर देते थे। तो बस जो काम आप पहले करते थे वही काम आपको इंटीग्रेशन में करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन। देखो अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे, अभी सिर्फ आप फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हो। तो क्या करना, सेपरेट करो डिनोमिनेटर को, ठीक है। इस वाले रूल से ही आप डिनोमिनेटर को करो सेपरेट। तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि दो टर्म्स हो गए हैं यहाँ पे, तो ऐसे ब्रैकेट जरूर बना लेना, राइट। क्लियर है ये बात। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को दोनों को दे दिया, तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर ये रहा आपका dx। ओके, अब बताओ मुझे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किस किस को याद है, क्या कहता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ एक एक्स बचेगा। ओके, फिर आप क्या जानते हो, अब अभी भी मैम डिनोमिनेटर में आ रहा है, अभी भी तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ठीक है ना, ऊपर ले जाओ इसको, ऊपर लेके जाओगे इसको तो क्या बनेगा, x की पावर -2 dx, ठीक है। ये एक्स क्यूब था, ये एक्स स्क्वायर था, कैंसिल आउट किया तो x बचा, फिर माइनस, अभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल था, परेशानी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ऊपर लेके जा सकते हो, तो ये x की पावर -2 हो गया। फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीग्रेशन में, क्या कि एक से ज्यादा टर्म्स है,
प्लस या माइनस बना है तो सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन को। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x, यहां लिखेंगे dx, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, इस तरीके से लिख देंगे आप इसे, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन और ये dx दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बारी है फॉर्मूलेस की, अब बारी है इंटीग्रेट करने की। तो जल्दी से फॉर्मूलेस याद करो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? क्या आपने ऐसे कोई फॉर्मूलेस इंटीग्रेशन में पढ़े हैं जिससे हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो बार बार ये कहती हूं कि इंटीग्रेशन बहुत स्पेसिफिक है। अगर फॉर्मूलेस पढ़े हैं आपने एकदम सेम टू सेम, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप कहोगे मैम इंटीग्रेशन ऑफ x है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 है, तो ये तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा काम। कौन से फॉर्मूले से? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx से। क्या होता है वो? अपने मन में बोलो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और इसे तो हमें कभी नहीं भूलना। और एक शर्त भी होती थी मैम इसमें कि जो n है ना, कभी भी यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, -2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो प्रॉब्लम नहीं है, हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो रफ वर्क में ये फॉर्मूलेस भी लिखते चलना, सो दैट एंड तक ये फॉर्मूलेस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलो फिर क्या मिलेगा आपको, यहां से आगे आ जाओ। क्या मिलेगा? x का इंटीग्रेशन। अब x की पावर n, यहाँ पे n क्या है 1, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? x की पावर 1+1, क्योंकि n+1 डिवाइडेड बाय 1+1। फिर बीच में क्या है, माइनस, और इधर देखो, देखो जैसे ही आपने इंटीग्रेट कर दिया, जैसे ही आपने फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन के साइन को हटा देना। कभी कभी आपका मन करता है कि चलो इसको लेके ही चलते हैं आगे तक, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, उसके साइन को वहीं रोक दो, उसका काम खत्म हो चुका है। और dx का भी आपने क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया है उसको, राइट। फिर माइनस का साइन है, ठीक है। अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, n कौन है आपका यहाँ पे, -2, तो क्या होगा, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और प्लस c को तो मत भूलना, ठीक है। अब कोई ये सोच रहा होगा मैम यहाँ पे तो 2 इंटीग्रेशन है, तो जब आपने इसे इंटीग्रेट किया तो इधर का c और इधर का c, 2 अलग अलग c क्यों नहीं लिखे? बिल्कुल लिख सकते थे आप। जब इसे इंटीग्रेट किया था तो आप +c1 लिख सकते थे, जब इसे इंटीग्रेट किया तब आप +c2 लिख सकते थे, लेकिन है तो कांस्टेंट ही ना। c1 + c2 क्या देगा? एक कांस्टेंट देगा। तो आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन को पहले इंटीग्रेट करो, फिर आखिरी में c लगा दो, वो भी सही है, ठीक है। अब कितना मिल रहा है ये आपको, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, -2 + 1 -1, माइनस माइनस प्लस, x की पावर -2 + 1 मतलब -1, तो x की पावर -1 है, जिसे हम 1/x लिख सकते हैं, और ये रहा +c। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन। ओके, आई होप एक एक स्टेप यहाँ क्लियर है। याद रखो इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है। जो डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए थे वो थोड़ा सा अभी उसको वहीं रोक दो। इंटीग्रेशन में जैसा फॉर्मूला वैसे क्वेश्चंस, फॉर्मूले जैसे क्वेश्चन नहीं है तो बनाओ। डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है तो गायब करो, कुछ भी करो उसे गायब करो, तभी इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर 1/x है तो इसको गायब करने मत बैठ जाना, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला ही होता है ना। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? आगे चल सकते हैं अपन। तो चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका इंटीग्रेट करना, ये लिखा है। निकालो अपनी कॉपी और पेन, शुरू हो जाओ इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल, ओके। उसके बाद x की पावर 2/3 + 1 एंड दिस इज dx। तो क्या किया जाएगा, 2 टर्म्स है, इंटीग्रेशन के सिंबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आप लिखेंगे यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3, dx का भी अंदर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बिना इसके और इसके इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये दोनों होने चाहिए वहां पे। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करो ना तो हर एक को देना ये चीज, राइट। फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 × dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। क्या यहाँ इस क्वेश्चन में कोई समस्या है? क्या ऐसा कुछ भी यहाँ लिखा है जिसका फॉर्मूला आपने ना पढ़ा हो? बिल्कुल पढ़ा है, सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं आप लोगों ने। इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैम? वही वाला
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx ये होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। लेकिन यहाँ शर्त होती है कि n आपका -1 ना हो, तो है भी नहीं। n क्या है यहाँ पे 2/3। और इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसे इंटीग्रेट करते हैं अपन। तो यहां मिलेगा हमें, अब क्योंकि मैं फॉर्मूले को लगाने जा रही हूं तो इसको और इसको मैं वहीं छोड़ दूंगी। ठीक है, इसको लेके नीचे नहीं आना है आपको। तो क्या मिलेगा, x की पावर 2/3 + 1, क्योंकि n+1 होता है, डिवाइडेड बाय, अब 2/3 + 1 कर लो, कितना आएगा 5/3। 2/3 था ना ये, हाँ 2/3। तो ये बनेगा आपका 5/3 और नीचे भी क्या आएगा 5/3, राइट, क्योंकि n क्या है 2/3 + 1 करना है ना। ओके, प्लस 1 है कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे यहाँ x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेट। जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो इसको तो गलती से भी मत भूल जाना, वरना नंबर्स थोड़े से कम हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये प्लस सी जरूर लगाओ। अब ये 5/3 यहाँ ऐसे अच्छा तो लग नहीं रहा, तो क्या करो, इसको हटाओ, थोड़ा उल्टा करके लिख दो। तो क्या आएगा ये 3/5, राइट, 3/5। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आप इसे ट्राई करो, क्या आंसर आएगा इसका। चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं इसको भी। आई होप ये आपने पहले तो नोट डाउन कर लिया है और मुझे पूरा भरोसा है आपने खुद ही इसको सॉल्व किया है, राइट। चलो आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप होगी इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx को मत भूलना, राइट। फिर प्लस 2, मैम कांस्टेंट है बाहर ले लो, e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। बताओ इस स्टेप में कोई परेशानी, जितने भी टर्म्स लिखे थे हमने उन सबको सेपरेट कर दिया। और याद रखना इंटीग्रेशन का साइन और dx, इंटीग्रेशन का साइन dx, इंटीग्रेशन का साइन dx सबको दो, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में बाहर ले लो, राइट। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, x⁻n का। क्या होता है x⁻n, वो होता है आपका x⁻n+1 3/2 + 1 कितना होगा 5/2, सही बात है ना। तो यहां लिखेंगे 5/2 और फिर से 3/2 + 1 मतलब 5/2, ओके। प्लस 2 e⁻x का इंटीग्रेशन आप चाहकर भी नहीं भूल सकते, क्या होता है e⁻x। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस 1/x, मैम x डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है log mod x। अब इसका फॉर्मूला जानते हो तो इसको गायब करते मत बैठना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, ठीक है, प्लस c, ये x है। ये 5/2 अच्छा लग रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाओ, तो क्या बनेगा ये 2/5। दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और आपको मजे आ रही होगी इंटीग्रेशन करने में। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखिए आप लोग, फिर से आपको इंटीग्रेट करना है। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स sin x प्लस cos x। इंटीग्रेट कीजिए sin x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, जल्दी बताओ आप लोग। सबसे पहली स्टेप होगी इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म्स है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा sin x, फिर आप लिखेंगे dx प्लस इंटीग्रेशन, फिर आप लिखेंगे cos x और फिर लिखा जाएगा dx। सही बात है। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो, इंटीग्रेशन में जब भी आंसर c से स्टार्ट हो तो वो अकेला नहीं आता, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। ये बात क्लियर है। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस sin x और ये रहा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है क्वेश्चन। तो जस्ट फॉर्मूले का खेल था यहाँ पे, इंटीग्रेशन के साइन को अलग अलग करो,
राइट इंटीग्रेट कर दो, जस्ट फॉर्मूले को लगाओ प्लस सी लगा दो, आंसर आपके सामने है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है और फॉर्मूलेज याद करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, एग्जाम्पल 3 का। यहां पे देखो इंटीग्रेट करना है cosec x, फिर ब्रैकेट बना है cosec x प्लस cot x dx। अब याद करो जो भी आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, उस फॉर्मूले के जैसा ही आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो cosec x बाहर लिखा है ना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो है नहीं अपने पास, ठीक है, तो ये जो cosec x बाहर लिखा है, तो एक काम करो मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर, राइट। बचपन में भी जब आप सॉल्व करते थे, जब भी आप इस तरीके से ब्रैकेट देखते थे, राइट, यहाँ लिखा है ax प्लस बी, यहाँ पे लिखा है 2, तो पहला काम क्या करते थे आप लोग, पहला काम क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे और मल्टीप्लिकेशन करते थे, राइट। तो जो हमने पहले पढ़ा है बस हम वही कंसेप्ट्स को लगाएंगे इसमें भी, इंटीग्रेशन में भी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे cosec x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म से कर देंगे, तो आपको मिलेगा cosec स्क्वायर x, ओके, ब्रैकेट बना लो, फिर प्लस cosec x cot x, और यहां पे इस तरीके से लिख दो आप dx, क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने इस cosec x का मल्टीप्लिकेशन किया है। अब जल्दी से रिकॉल करो, क्या आप लोगों ने cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, उन फॉर्मूलेस को याद करो, अगर पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ा होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन के साइन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे क्या, cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन, और यहां आप लिखेंगे cosec x cot x dx, ओके। देख लो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, c से जब भी आपके आंसर स्टार्ट होते हैं इंटीग्रेशन में तो नेगेटिव का साइन आता है, तो cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है, उसका जो आंसर होता है वो है माइनस cot x, c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेगेटिव का साइन। फिर cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x cot x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है, क्या था, माइनस cot x, तो आप यहां लिखेंगे माइनस cosec x, तो आप यहां क्या लिखेंगे, माइनस cosec x प्लस c, क्यों, क्योंकि देखो इसका आंसर भी c से स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर भी c से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव लगाया। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, माइनस cosec x प्लस सी, ये रहा आपका आंसर। तो जितने स्ट्रांगली आप फॉर्मूलेस को याद कर लोगे उतना मजा इंटीग्रेशन में आएगा, ओके। आ जाओ एग्जाम्पल 3 पे, यहां देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, राइट, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, डिनोमिनेटर में सिर्फ x के अलावा अगर कुछ और आता है तो परेशानी है। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले तो जो बचपन वाली क्लासेस में पढ़कर आते थे वो ही काम करो, क्या, अलग अलग कर दो, डिनोमिनेटर को पहले सेपरेट करो, तो आप लिखेंगे इस तरीके से इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस क्या लिखा है, sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और यहां पे लिखेंगे dx। ये स्टेप क्लियर है, राइट, ये जो cos स्क्वायर x है ये इस 1 का भी है और sin x का भी है, तो उसे सेपरेट कर दिया। अब 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री क्या सीख कर आए हो, 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x। मैम क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि आप लोगों को 1 अपॉन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता, डिनोमिनेटर्स में चीजें आपको गायब करनी होती है, अभी आपने सेपरेट ही तो किया है, डिनोमिनेटर में तो स्टिल एक फंक्शन है ना, गायब कैसे करोगे, रेसिप्रोकल ले लो, है ना, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x। फिर क्या करें, अब ये जो cos स्क्वायर x है ना 2 बार लिखा है, राइट, 2 बार लिखा है, तो इसको आप ऐसे देखेंगे, कैसे, दिस इज sin x डिवाइडेड बाय cos x इनटू cos x। sin x बाय cos x क्या होता है, tan x, ठीक है, ये दोनों चले गए, ये तो tan x बन गया, फिर 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x, तो ये जो टर्म है इसे आप किस तरीके से लिखेंगे, एक बार cos साइन को दो तो वो बनेगा tan x, और एक बार ये cos डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा, तो उसे न्यूमरेटर में लाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज लेंगे। 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है, तो आप यहां लिखेंगे sec x, राइट।
और dx तो बनाना ही है क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ये पता तो होना ही चाहिए, राइट। अब क्या करें, अब यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हुए हैं, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है और हम जानते हैं कि हमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, हमें sec x tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होने वाली है, इंटीग्रेशन को कर दो डिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो आप यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। ओके, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला है, आपने याद किया है, इसका आंसर होता है 10x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x होता है। अगर याद नहीं है फॉर्मूलेस तो अभी भी आप याद कर सकते हो, याद करो क्योंकि 3 चैप्टर्स 7, 8 एंड 9 पूरे इन फॉर्मूलेस पे ही घूमने फिरने वाले हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से पढ़ लो। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x ये भी फॉर्मूला होता है, क्या होगा, sec x माइनस का साइन था तो एज इट इज बना दो। और क्या नहीं भूलेंगे हम, इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी को हम गलती से भी नहीं भूलेंगे, ओके, प्लस सी लगा दिया जाए, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूलेज याद रखो, सॉल्व करते चलो। क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो उसे गायब करना होता है, ये आपका प्लान होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इंटीग्रेशन के केस में कैसे भी करके उसे हटाओ, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना एग्जाम्पल नंबर 4, और इस क्वेश्चन पे आप लगा सकते हैं स्टार, ठीक है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, एंटी डेरिवेटिव का मतलब हमसे बोल रहे हैं इंटीग्रल फाइंड करो। एंटी डेरिवेटिव के 2-3 नाम हैं, क्या, एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल फाइंड करना या फिर प्रिमिटिव फंक्शन फाइंड करना, और प्रिमिटिव फंक्शन को ही हम ओरिजिनल फंक्शन कहते हैं। तो आपसे जब बोला जाए फाइंड द एंटी डेरिवेटिव मतलब आपको इंटीग्रेट करना है, ओके, ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस f of x is equal to 4x cube minus 6 where f of 0 is equal to 3। तो इसका हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो एंटी डेरिवेटिव चाहिए मतलब इंटीग्रेशन करना है आपको, f of x किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx चाहिए, तो क्या है आपका f of x 4x क्यूब माइनस 6, और क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो हमें पता है ब्रैकेट बनाया जाएगा और फिर आप इस तरीके से dx लिखेंगे, ओके। फिर देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 4 कांस्टेंट है, स्केलर है, बाहर आएगा, तो 4 आप लिखेंगे x क्यूब, फिर लिखेंगे dx, इसका काम हो गया, राइट। अब इसकी बारी है तो -6 और फिर लिखेंगे आप dx, ओके। तो कितना मिलेगा, 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है फॉर्मूला, जब तक याद नहीं करोगे तब तक लिखती रहूंगी मैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx क्या होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। इस केस में n क्या है, 3, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो आप लिखेंगे x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 चला गया, हटा दो उसे, ठीक है, -6 कांस्टेंट है, यहां लिखा है dx, dx के आगे 100% 1 होगा। आपको पता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो -6x + c, ये आपका एंटी डेरिवेटिव आ रहा है इस फंक्शन का। फिर इनने क्या बोला है आपसे, अब ये जो बोला है ना ये बहुत काम की चीज है, f of 0 is equal to 3। अब एक चीज और नोटिस करें आप, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F, मतलब जो भी आपको एंटी डेरिवेटिव मिलेगा इस स्मॉल f वाले फंक्शन का वो क्या होगा, कैपिटल F। मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx dx क्या मिला आपको, f of x मिला, कितना मिला है, x की पावर 4 -6x + c, ये रहा आपका एंटी डेरिवेटिव, ये रहा आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि इन लोगों ने आपको एक कंडीशन दी है, दैट इज f of 0 is equal to 3। मतलब जो एंटी डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ये रहा, वहां पे जब आप x को 0 रखेंगे, क्योंकि यहां ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है और यहां ब्रैकेट के अंदर क्या है, x, तो इसका मतलब ये है कि जब आप x को 0 रखोगे तब आपको जो f of 0 लिखा है ना
वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, एक बार सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपने डिकोड कर लिया, इसका मतलब क्या है कि जब आप x 0 रखोगे तब आपको f ऑफ 0 कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फिर आपके मन में सवाल आएगा, मैम ये क्यों दिया है इन लोगों ने, क्या हम यहीं पे खुश नहीं हो सकते थे? इंटीग्रेट तो हो गया था, प्लस c भी आ गया था, सब कुछ सही चल रहा था, अभी कंडीशन का क्या क्यों दिया है और इसका हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? तो जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन गिवन होती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ ये जो c है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से आपको c मिल जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके तो c को बेसिकली गायब जब करना होता है तब आपको ये कंडीशंस गिवन होती है, इनको ही आप बाउंड्री कंडीशन कह देते हो, और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आप चैप्टर नंबर 9 में देखोगे। ओके तो आ जाओ, चलो रखते हैं चीजों को। x की जगह पे 0 रखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो कितना मिल रहा है आपको, अकेला c मिल रहा है, राइट? ये क्या हो गया, 0, ये भी 0 प्लस c, तो मतलब अकेला c, और f ऑफ 0 कितना है, 3, तो यहां से आपको c की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो फाइनल आंसर या फिर फाइनल आपका जो एंटी डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस बॉक्स में, तो आपको मिल जाएगा आंसर, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। ये रहा आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपसे पूछे भी जाएंगे और आप अभी इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस देखोगे। ओके चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ खत्म होते हैं एक्सरसाइज 7.1 का एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन आप जितने भी फॉर्मुलेज हैं इंटीग्रेशन के उन सबको याद करो, और जो भी हमने एग्जाम्पल सभी डिस्कस किया है उन्हें एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। टिल देन आप लोग जानते हो मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा, यहाँ पे जाइए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, क्लास 12 पे क्लिक कीजिए। देन क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज है। सपोज आप एनसीईआरटी क्लास 12 बुक को वॉच करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करना है। देन आप तैयार हैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। सो स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए एंड टिल देन सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आप जरूर शेयर करना, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।